Hello student, welcome you all in my YouTube channel Dear Chemistry। बेटा इससे पहले वाली क्लास में हम लोग स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में बेसिकली मैंने 4 टाइप के डिफेक्ट आपको पढ़ाए। एक वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ाया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ाया, शॉटकी डिफेक्ट पढ़ाया, फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ाया। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों एक ही लेक्चर के अंदर हैं, आपको एक मिल जाएंगे। शॉटकी डिफेक्ट आपका अलग से लेक्चर अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट का भी एक अलग लेक्चर है, देख सकते हैं। मैं इन लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर के इन लेक्चर को इजीली देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लेक्चर्स को देखने के बाद तब आप इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। आज की जो हमारी क्लास है वो टॉपिक होने वाली है बेटा नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। तो आज की हमारी टॉपिक है नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आज जो हम सीखेंगे उसमें हम लोग ये जानेंगे कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, किसको कहते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बेटा आपको सीधी भाषा में समझा दें, काफी आसान लैंग्वेज में आपको बताएं कि अगर कभी भी सॉलिड के अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं, कैटायन और एनायन वो जो भी हैं, अगर उन आयनों का रेशियो, मोलर रेशियो वैसा ना दिख रहा हो जैसा उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दिखाई देता है, जैसा उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दिखाई देता है, अगर वही मोलर रेशियो उनका कंपाउंड में ना दिखाई दे तो आप क्लियरली समझ जाइएगा कि वहां पर कौन सा डिफेक्ट हो रहा है, वहां पर नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो रहा है। अब एक जनरल मैं एग्जांपल की बात करूं, ये आपके पास 2 रूम्स हैं, एक रूम है और इसके अंदर एक रो ये है, एक रो ये है। यहां पर 20 बॉयज बैठे हैं, बी फॉर बॉयज, 20 बॉयज हैं और यहां पर 20 गर्ल्स हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये एक सिंपलेस्ट दिख रहा है, यानी अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो 1:1 का इनका आ रहा है। आप चेक कर लो, आपको इनका रेशियो मिलेगा 1:1 का मोलर रेशियो मिलेगा। अब अगर मैं क्या करूं, इनमें से 5 बंदों को बाहर कर दूं, हाउ मेनी बंदे, 5 बंदों को बाहर कर दूं, तो 5 बॉयज निकाल लिया, 5 गर्ल्स निकाल लिया। बेटा कितना बचेगा, 15 और 15 बचेगा। अगर मैं देखूं तो ये फिर से कैंसिल हो सकते हैं और इनका वंस अगेन रेशियो 1:1 का ही आएगा। अगर मैं यहां से 10 निकालता तो 10 और 10 बचते, तो फिर भी मोलर रेशियो उनका वही आता, यानी 1:1 का ही मोलर रेशियो आता। तो ये तो हो जाता है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अब यहां पर अगर इसमें से मैं 10 निकाल रहा हूं तो यहां से 5 ही निकालूं, अगर मैं यहां से 5 निकाल रहा हूं यहां से 7 निकालूं, मतलब कुछ भी ऐसा करूं जिससे ये रेशियो ना आए, 1:1 का मोलर रेशियो ना आए, कुछ अलग मोलर रेशियो आना शुरू हो जाए। तो बेटा अगर ऐसा आना शुरू हो जाए, कुछ डिफरेंट मोलर रेशियो आना शुरू हो जाए, तो ऐसे डिफेक्ट का नाम होता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। उम्मीद करेंगे नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट परफेक्टली आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं तो एक्चुअली ये 2 टाइप के होते हैं। एक्चुअली ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन 2 टाइप के होते हैं, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें से नंबर 1 पे पहला जो आता है बेटा उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का नाम दिया जाता है। फर्स्ट वन का नाम होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड वन का नाम होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या नाम देते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये 2 टाइप के डिफेक्ट क्रिएट होते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। एक और होता है, मैं आपको फिर से बता दूं, एक और होता है जिसे इंप्यूरिटी डिफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, पार्ट 3 भी आपको मिलेगा जिसे हम बोलेंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट। इंप्यूरिटी डिफेक्ट के नाम से भी हम जानेंगे, तो फिलहाल ये सेकेंडरी है। पहले हमको ये पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब आपको यहां पर मैं नोट डाउन कराता चलूं कि जितने भी टाइप के मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं, पहले मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बात बता दूं कि ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप में एक होता है ड्यू टू
क्योंकि मेटल का क्या होना है, एक्सेस होना है, तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी मतलब अगर एनायन लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के चला जाए, एनायन कहा, मैं जा रहा हूं, एनायन क्रिस्टल को छोड़ के अगर चला जाता है तो जो डिफेक्ट काज होगा उस डिफेक्ट को बोलोगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। आप समझो, दूसरा जो डिफेक्ट आपका आता है, सेकंड वन जो डिफेक्ट आता है वो होता है बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अगर हम उसमें एक्स्ट्रा कैटायन को ऐड कर देते हैं तो अगर आपने एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दिया तो भी ये डिफेक्ट हो सकता है, और अगर उसमें से एनायन लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाए, अगर लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के कौन चला जाए, एनायन बाहर चला जाए, तो भी ऐसा डिफेक्ट हो सकता है। तो एक तो हमने बताया ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी होगा, और दूसरा होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो अगर एक्स्ट्रा कैटायन आपके लैटिस क्रिस्टल को छोड़ करके चला जाता है तो भी इस डिफेक्ट का प्रॉब्लम आएगा। यानी ये दो बातें ध्यान रखनी है, एडिशन ऑफ कैटायन की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे नंबर 1 ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एक बात और बता दें, एक बात यहां पर और बताते चलें कि जितने भी टाइप के मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं, जितने भी टाइप के मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं, यानी ऐसे मेटल जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं, ऐसे मेटल जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करते हैं, दे एक्ट एज, याद रखना, दे एक्ट एज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। यह बात आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल आयन होते हैं, जितने भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं, जो भी मेटल आयन आपके पास हैं, और अगर वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो कर रहे हैं तो याद रखना वो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑल मेटल आयंस हु शो मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर। अब आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करते हैं। इतनी बात आपको एकदम परफेक्टली समझ में अगर आ गई है, इतना समझ में आ गया है, तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेंगे फिर, क्योंकि हमें अब स्पेशली बात करनी है 1 by 1 पे, तो इसलिए हम इन सबको इरेज करेंगे, फिर नई हेडिंग बनाएंगे ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और उस पे मूव ऑन होंगे। तो चलिए इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो अब मैं बता ही चुका हूं कि अब मैं यहां पर सिर्फ हेडिंग बनाऊंगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। हेडिंग क्या बनाऊंगा, फर्स्ट वन बनाऊंगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के बारे में समझो बेटा, क्या होता है और कैसे होता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखिए यहां पर आपके पास क्या होगा, एक लैटिस क्रिस्टल होगा, एक कौन होगा, लैटिस क्रिस्टल होगा। मैं डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। ये मैं एक मेटल एटम को दिखाने का ट्राई कर रहा हूं। ये जो सर्कुलर पाथ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आप अपना क्या मान के चलो, एटम मान के चलो। ठीक, क्या मानना है आपको, एटम। अब इसमें कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस कहानी यह है कि आपको मैटर समझ में आना चाहिए। अगर मैटर नहीं समझ पाए तो फिर सब पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, तो मैं फिलहाल के लिए मान के चलता हूं कि ये A+ है, तो फिर A+ होगा, तो फिर A+ होगा। अब यहां पर A+ आएगा, यहां पर A+ आएगा, यहां पर फिर A+ आएगा, ये भी आपका 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 A+ आएगा, ये भी A+ आएगा, और ये भी A+ आएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये A+ आयन है। अब समझो B- आयन कैसे आएगा, तो इसी में B- आयन को भी पुटअप करते हैं हम लोग, B- आयन को भी सेट करते हैं। तो देखिए B- आयन, यहां पर मैं B- आयन रखता हूं, तो ये B- है,
ये भी बी नेगेटिव है, ये भी बी नेगेटिव है, ये भी बी नेगेटिव है, इस तरीके से ये बी नेगेटिव हो गए। तो जो बी नेगेटिव मैंने लिखा है वो एनायन है, और जो जिनको मैंने ए प्लस लिखा है वो आपके कैटायन है। तो इस तरीके से एनायन और कैटायन दोनों बन गए आपके, बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। तो बन गया एनायन कैटायन। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है कि ये इनको डॉट डॉट करके ऐसे लिंक कर देते हैं। ये देखो, ये हमने इनको लिंक कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इनको लिंक कर दिया। अब इनको लिंक करने के बाद इनके बीच में ये वैकेंट स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं बेटा। बहुत फुर्सत से समझना। अगर आपको प्रॉब्लम होगी कुछ समझने में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे वहीं का वहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या होगा। बट फोकस करके समझिए, विदाउट वीडियो का कोई भी पार्ट फॉरवर्ड किए हुए। अच्छे से ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए। एक बार ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है, तब तक देखिए जब तक समझ में ना आ जाए। ये आपका आइडियल क्रिस्टल बन गया। अब समझो, हमें तो क्या करना है, एनायनिक वैकेंसी करनी है, तो भाई एनायन को तो निकालेंगे ना। चलो एनायन को निकाल लेते हैं। चलो मैंने फॉर एग्जांपल एक एनायन को मैंने बाहर कर दिया, मान लो बाहर कर दिया। मैं डिटेल में समझा रहा हूं कैसे बाहर करते हैं। फिलहाल अभी मान लीजिए एनायन बाहर हो गया बेटा, लेकिन एनायन के बाहर होते ही एक ड्रॉबैक क्रिएट हो गई, एक प्रॉब्लम सामने आ गई। और वो क्या है, वो ये है कि अब अगर मैं कैटायन काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल 13 कैटायन है। इसका मतलब 13 पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मिस्टेक हो गया, कहीं एक छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है। और एक यहां पर है, ये है 12। अब हम इसी पे कंटिन्यू चलते तो देखो बेटा, यहां पर पहले में 3 की सीरीज है, फिर 2 की सीरीज है, फिर 3 की सीरीज है, फिर 2 की सीरीज है। तो ऐसे चलो तो 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, तो इसका मतलब एक रो कम पड़ रहा है। इसको बनाते तो वो मैनेज हो जाता। कहने का मतलब यह है कि जितने कैटायन थे उतने एनायन थे, लेकिन मैंने उनमें से क्या किया, एक एनायन को बाहर निकाल लिया। तो अच्छा बताओ, अगर एनायन को बाहर निकाल लिए और एनायन अपना नेगेटिव चार्ज लेके अगर चला जाएगा तो इस क्रिस्टल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस क्रिस्टल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर क्रिस्टल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आपका क्रिस्टल हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से वो होता क्या है, एक्चुअली ये जब एनायन जाता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी उसी पोजीशन पे छोड़ के जाता है। किसको छोड़ के जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी उसी पोजीशन पर छोड़ के जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और आपके आयनिक क्रिस्टल के ऊपर किसी भी टाइप का कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है। क्या क्रिएट नहीं होता, चार्ज क्रिएट नहीं होता, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, एकदम परफेक्टली चलते हैं, कोई चार्ज नहीं आता। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या होता है कि अगर यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में इसे एफ सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एफ सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोल, फॉरबिडन जोन बोल सकते हैं, फॉरबिडन जोन भी बोला जा सकता है, लेकिन ये वर्ड जर्मन लैंग्वेज से है, फॉरबिडन जोन। हम कॉमन में इसे एफ सेंटर के नाम से जानते हैं और एग्जामिनेशन में एफ सेंटर के नाम से ही पूछा जाता है। अब फॉरबिडन जोन का मतलब होता है कलर फॉर्मिंग जोन, यानी ऐसा किसी भी सिस्टम का वो पार्ट जो उसके कलर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे फॉरबिडन जोन बोलते हैं। तो यहां पर से यानी ये एफ सेंटर जो है, ये लैटिस क्रिस्टल के कलर को डिसाइड करता है कि आपके लैटिस क्रिस्टल का कलर कैसा आएगा। वो लिंक, अब जैसे अगर मैं एग्जांपल में ले लूं, बेटा, एग्जांपल में अगर मैं ले लेता हूं NaCl, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ले लूं NaCl तो याद रखना इसका कलर येलो आता है। अगर मैं, ध्यान सुन रहे हैं ना, अगर मैं ले लूं LiCl, अगर मैं क्या ले लूं, LiCl ले लूं, देखो हमारे पास अलग अलग क्रिस्टल हो सकते हैं। अगर मैंने LiCl ले लिया तो इसका कलर जो बेटा है वो पिंक आएगा। अगर मैंने यहीं पर KCl ले लिया तो इसका कलर वायलेट हो जाएगा।
इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने कंपाउंड को बदल दें, अगर हम अपने कंपाउंड को बदल दें तो उनका कलर चेंज हो जाया करेगा। अब मैंने सिर्फ इतने ही लिखे हैं, रीजन यह है कि यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन तीनों के कलर आपको याद होने चाहिए कि NaCl का कलर कैसा होता है, येलो होता है। LiCl का कलर कैसा होता है, पिंक होता है। KCl का कलर कैसा होता है, वायलेट होता है। तो अगर ये कलर आपको पता होंगे तो आप बता पाएंगे। बेटा बोर्ड एग्जाम में ये कई बार एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन में पूछा है, द कलर ऑफ NaCl इज, पता ना होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनका कलर ऐसा होता है। और इन क्रिस्टल्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इन क्रिस्टल्स के इन कलर के लिए यही फॉरबिडोन यानी F सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है। यही डिसाइड करता है कि इन बंदों का कलर कैसा आएगा, ये लाल पीला नीला जो भी आ रहा है क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो ये डिसाइड करेंगे। अब बात कहेंगे हम बहुत पल्ले नहीं पड़ पा रही है। देख बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर कब आता है, जब उस पर एनर्जी पड़ती है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस आता है। तो जब वो वापस आता है तो उन्हीं एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। और अलग अलग सेल होते हैं। क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में ये सारी बातें बोहर्स मॉडल करके आपको समझाया गया है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी इनफाइनाइट सेल से फर्स्ट पे आएगा कि सेकंड पे आएगा कि थर्ड पे आएगा कि फोर्थ पे आएगा, कहां आएगा, जहां पर आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका कलर डिसाइड होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटायन है तो इनके ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग अलग टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे। अलग अलग टाइप का अट्रैक्टिव तो कभी ज्यादा लगा होगा, कभी कम लगेगा। तो कभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हाइट तक जाएगा तो किसी में कम तक जाएगा। तो जिस तरह से वो सेल पे जाएगा उस तरीके से इनका कलर डिसाइड होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इनका कलर अलग अलग होता है। तो ये कैसे होता है, जब इस क्रिस्टल के ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होने के बाद जब डी एक्साइट होते हैं तो जो कलर इमिट होता है, जो वेवलेंथ रिलीज होती है, वो डिसाइड करता है इनका कलर कैसा होगा। तो ये तो बात हो गई एफ सेंटर के बारे में कि क्या होता है और कैसे होता है। अब यहां बताओ, यहां पर जब एनायन बाहर चला गया लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के एनायन जा चुका है, तो अब बताओ अपने आप इसमें कैटायन क्या हो गए, एक्सेस हो गए। बेटा टैलेंटेड होने के 2 फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो उसमें एक चतुर्लिंगम वो था ना, वो जो चतुर करके था, उसकी क्या पॉलिसी थी? उसकी पॉलिसी थी 2 फॉलो चीज करता था। एक तो खुद खूब पढ़ो और दूसरा किसी को पढ़ने मत दो। तो दो चीजों पे चलता था, सामने वाले को पढ़ने नहीं देंगे और खुद बहुत पढ़ेंगे, हम ऊपर हो जाएंगे। नंबर लाने का तो ही ना तरीका, या तो खुद बहुत मेहनत करो या दूसरे वाले को मत करने दो, अपना थोड़ा भी करोगे तो ऊपर हो जाओगे। तो यहां पर क्या समझना है आपको, यहां पर यह समझना है कि कैटायन को एक्सेस में करने के 2 तरीके, या तो हम बाहर से कैटायन और मिला दें यानी डोप कर दें और डाल दें कैटायन उसके अंदर, और या फिर हम उसमें से एनायन को ही बाहर निकालें। अब भैया जब एनायन को बाहर निकाल लोगे तो कैटायन अपने आप ना ज्यादा हो जाएगा। एनायन को बाहर निकालोगे तो कैटायन ऑटोमेटिकली ना ज्यादा होगा, कैटायन एक्सेस में आ जाएगा। और जब कैटायन आपका एक्सेस में आ जाएगा तो आपका जो डिफेक्ट पड़ रहे थे ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी वो कंप्लीट हो गई। तो यानी यहां पर एनायनिक वैकेंसी में एनायन अपनी लैटिस क्रिस्टल की साइट को छोड़ के कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है, और वहां पर वो क्या छोड़ता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने उसी पोजीशन पे छोड़ देता है। और जब वो अपने उसी पोजीशन पे फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो जो डिफेक्ट काज होता है, जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, उस डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। क्यों हुआ मेटल एक्सेस? क्योंकि एनायन ने वैकेंसी क्रिएट की है, एनायन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया। अब आप कहेंगे कि भाई देखो बात बहुत हजम नहीं हो रही है। आप कहोगे कि बात बहुत हजम नहीं हो रही है, क्यों ऐसा होता है? क्यों कैटायन छोड़ के, एनायन क्यों छोड़ के गया? पागल कुत्ते ने काटा था उसको, छोड़ के क्यों गया? कोई भी पर्सन किसी भी जगह को छोड़ के, किसी भी प्लेटफॉर्म को छोड़ के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? उसकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का लेना देना है, कुछ ना कुछ तो ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो जा रहा है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर आप एज्यूम कर लो कि A+ इज इक्वल टू हो गया Na+ के। मानने में क्या जा रहा है? मानने में कुछ नहीं जा रहा भैया। मान लो
A प्लस इक्वल टू Na के है और B माइनस जो है वो बराबर मान लो Cl नेगेटिव के है। तो A प्लस इज इक्वल टू Na के है और B माइनस इज इक्वल टू Cl माइनस के है। अब भैया इस पूरी सिस्टम को ना, इस पूरे सॉलिड को ना, जो आपने NaCl लिया है, इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। कहां पर? इन द वेपर ऑफ सोडियम। अब हम सोडियम के वेपर में इसको हीट करते हैं। सुनिएगा, जब सोडियम के वेपर में हीट करेंगे तो सोडियम वेपोराइज हुआ, जाकर के इसके अराउंड में क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया, जाकर के वहीं चिपक गया, बैठ गया। अब बुला रहा हूं इसे, ए क्लोरीन आओ आओ। अब क्लोरीन को बुला रहा है। अब क्लोरीन वहीं से टुकुर टुकुर देख रहा है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। लेकिन वो क्या कहता है? कोई भी नई चीज जब आपके सामने आती है, न्यू थिंग्स आती है, तो आपका अप्रोच ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बढ़ जाता है। थिंक करो, जब आप 11th स्टैंडर्ड में गए, 5th स्टैंडर्ड में गए, 11th 12th किसी भी स्टैंडर्ड में जाओ, तो जब आपके सामने नई नई बुक्स आती है तो आपका उसमें इंटरेस्ट, उसमें लगाव कुछ ज्यादा ही होता है। फिर धीरे धीरे कहानी पुरानी हो जाती है तो आप नॉर्मलाइज हो जाते हो। आप मोबाइल फोन खरीदो, नया नया मोबाइल फोन आया तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हुआ, क्या क्या इसका देख डालूं। वही धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो यहां पर जो क्लोरीन बैठा था वो देखा रहे ये सब तो पुण्य वाले सोडियम है, इनमें वो बात कहां जो नए वाले में है। तो नए का सोडियम देख करके हाई क्लोरीन यहां से भाग गया। अब जा रहा था तो हाई सब बोले, देख जाने तो नहीं देंगे तेरे को। कहा, अरे काहे नहीं जाने दोगे? बोले कि हम सब इतने सब पॉजिटिव हैं और पकड़े तुमको है तो तुम जाओगे कैसे? कहा, ई बात है, ले मोर इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देता है, क्योंकि हाई क्या कहता है, हाई क्या कैसे बुलाता है? वो बोले, सुना होगा ना, कुछ मत लेके आओ, बस अपने आप चले आओ, आप खुद चले आइए, हमारे लिए वही बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो सोडियम इससे बोला था, ए क्लोरीन तू खाली चला, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं हमको, तू बस खुद चला, बस बहुत है इतना। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का किया, अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पे छोड़ा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो क्लोरीन तो हो गया न्यूट्रल। अब जब क्लोरीन हो गया न्यूट्रल तो फुदुक फुदुक के जा रहा है। अब कौन उसको पूछिए नहीं रहे। क्यों नहीं पूछ रहे भाई? अरे जब क्लोरीन क्या कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज ही नहीं रह गया है तो उसको कोई क्यों पूछेगा? कोई भी उसको तभी तक पूछेगा ना। आप किसी भी पर्सन को ले लीजिए, जिसको भी जानते होंगे, किसी न किसी वजह से जानते होंगे। अगर उस बंदे की उसी क्वालिटी को हम बाहर निकालें, उसमें से उस क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें, तो एक बात बताओ, फिर भी आप उसको उतना ही करोगे? नहीं, उसकी क्वालिटी खत्म मतलब उसकी इज्जत खत्म। तो यहां पर क्या है, जब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया तो हाई सब आयन वाले हैं, बिरादरी बदल गई, कौन उसको पूछिए नहीं रहा है। क्लोरीन आराम से निकल के चला जाता है और NaCl बन के बाहर हो जाता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है और क्रिएट कर देता है एनायनिक वैकेंसी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये डिफेक्ट हुआ कैसे। तो इस तरीके से जो डिफेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। नाउ टॉक अबाउट डेंसिटी। इसमें डेंसिटी का क्या लेना देना है मेरे भाई? इसमें डेंसिटी का जबरदस्त लेना देना है। इसकी, इस सॉलिड की ये जो दिखाई दे रहा है, इसकी डेंसिटी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? जब क्लोरीन निकल के जाएगा तो मास कम हो जाएगा, और जब मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इससे पीछे के लेक्चर में बार बार ये बात आपको समझाया हूं कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा बेटा, इसका मास घटेगा, और जब मास घटेगा तो डेंसिटी तो पक्का घट जाएगी। इस तरीके से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी डेंसिटी कम हो जाएगी। वन मोर थिंग, व्हाट अबाउट टेंपरेचर? मेरे भाई, जब आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी यहां क्या होती हैं? बढ़ती हैं। और एनर्जी जब बढ़ती है तो क्या होता है? एनर्जी जब बढ़ती है तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है तो आयंस अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर लेते हैं और वो क्रिस्टल को छोड़ करके कहां चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। यानी सब मिला जुला के डिफेक्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। टेंपरेचर जितना बढ़ाते चले जाओ, डिफेक्ट उतना बढ़ता जाएगा। डिफेक्ट अनलिमिटेड स्पीड से बढ़ेगा, फुल स्पीड से बढ़ेगा डिफेक्ट। अब तो बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपको एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया, इनके कलर भी बता दिया। हां बेटा, एक और बात, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अगर कर लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना।
अगर आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो? प्रेशर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। अगर आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, अगर आप यहां से प्रेस करोगे तो पार्टिकल और पास जाएंगे, तो जब पास जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत नहीं भी टच कर रहा होगा वो भी टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ते हैं। जबकि प्रेशर को रिड्यूस कर देने से, कम करने से कोऑर्डिनेशन नंबर भी घटता है। यानी कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रेशर बढ़ाते जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ाते जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा, नहीं। एक लिमिट तक कहने का सेंस, सिर्फ मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा, और जब उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो पार्टिकल पास आएंगे, और पार्टिकल पास आएंगे तो बेटा एक बात याद रखना, जब पार्टिकल पास आएंगे तो क्या होगा? जब पार्टिकल पास आएंगे तो क्या होगा? जब पार्टिकल पास आएंगे तो ऐसे केस में उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इंप्रूव कर जाएगा। क्या इंप्रूव कर जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इंप्रूव कर जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको समझा दिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब हम अपने अगले लेक्चर में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी सीखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर वैसे ही ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगले लेक्चर में हम सीखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तब तक के लिए पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए। चैनल जिन लोगों ने, प्लीज बेटा जिन लोगों ने अभी चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। फिर आपको इसी तरह से अगली टॉपिक में मिलते हैं, जहां पर हम आपको एनायनिक वैकेंसी के बाद मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटायन पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।